जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो हैं एसएससी जनरल स्टडीज की जो 6500 प्लस हमारी बुक है, उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा 5th एडिशन है बुक का। इस बुक के अंदर एसएससी टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं सितंबर 2023 तक, उन सभी को लिया गया है और एक एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये बुक है, चैप्टर वाइज बुक है। और हम इसको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको जो है इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज के क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे और बायोलॉजी में डिस्कवरीज एंड वैक्सीन के जो है क्वेश्चंस चले हुए हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम डिटेल के साथ इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं, एक अच्छी डिटेल जो है हम इसकी कर चुके हैं। अब और भी क्वेश्चंस जो है बेहतरीन हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन 1915 फॉर डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफाइल। देखिएगा, क्लोरोफाइल का नेचर और स्ट्रक्चर बताने वाला जो व्यक्ति जो है वो कौन था। एंड आल्सो नोटेड मैग्नीशियम एज द सेंट्रल एलिमेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। और इसने क्लोरोफाइल का जो है, क्लोरोफिल जो है उसका स्ट्रक्चर भी दिया। आप सभी को पता होगा प्लांट के अंदर जो है क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। ये वास्तव में फोटोसिंथेसिस करवाता है और इसकी पहचान और इसको बताया कि ये जो है मेनली मैग्नीशियम से बना होता है, या फिर आप ये कह सकते हो ये मैग्नीशियम का कंपाउंड है। तो ये बात बताने का श्रेय जो है किसको जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन रहे हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल जो है वो पाई जाती है। क्लोरोफिल जो है वो किसका कंपाउंड है, मैग्नीशियम का जो है कंपाउंड है। क्लोरोफिल की डिस्कवरी किसने की, तो क्लोरोफिल की डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति जो था वो आपका विलस्टेटर था। कौन था भी, रिचर्ड विलस्टेटर इज द राइट आंसर। रिचर्ड विलस्टेटर इज द राइट आंसर। तो आपको डायरेक्ट फैक्ट के लिए इसको याद रखना है, वैसे भी डिस्कवरीज में कुछ है नहीं। नेक्स्ट है क्रिस्टियन बर्नार्ड, बहुत ही आप ये मान सकते हो अद्भुत साइंटिस्ट इसको कह सकते हो। इसने एक ऐसे ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया जिस ऑर्गन पर के पास पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल है। आपको पता होगा आपका सबसे सिक्योर ऑर्गन जो है वो हार्ट है, लगभग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, लिटिल लेफ्ट हैंड साइड, जो आपकी थोरेसिक कैविटी की के लोअर लिटिल हेड में जो है आपका हार्ट पाया जाता है। और ये जो है आपके रिब्स के थ्रू, बाद में लंग्स, मतलब चारों तरफ से ऑर्गन्स के थ्रू गिरा हुआ है। एक टॉप सिक्योर्ड कह सकते हो आप इसको, एनएसजी कमांडो जो हैं इसको सिक्योर किए हुए हैं। और इन कमांडोज को भेजते हुए जो है आपके बर्नार्ड ने जो है किसको ट्रांसप्लांट किया था, हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। तो इंपॉर्टेंट है बर्नार्ड। तो बर्नार्ड ने जो है किसको ट्रांसप्लांट किया था, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था आपका, वो आपका बर्नार्ड था। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बर्नार्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Who invention led to development of polio vaccine? तो पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी हम कर चुके हैं। साल्क साहब ने जो है पोलियो वैक्सीन की जो है डिस्कवरी की थी। जॉन साल्क जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पहले भी इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं तरफ चलता हूं। क्वेश्चंस अब साइंटिफिक स्टडीज से आएंगे कि भाई किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। स्टडी का मतलब होता है लॉजी, जिसके लास्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, लॉजी लिखा हुआ मिलेगा। स्टडी का रूट वर्ड होता है लॉजी। तो अगर आपने इंग्लिश को रूट वर्ड से किया है तो ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश का ही पोर्शन आप इसको मान सकते हो। वैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इनको समझाता हुआ चलूंगा। ये हम कर चुके हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, इकोलॉजी की डिस्कवरी किसने की, इकोसिस्टम नहीं, इकोलॉजी की डिस्कवरी किसने की, तो इकोलॉजी की डिस्कवरी जो है आपके हैकल ने की थी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, हैकल ने दिया था। लेकिन इकोसिस्टम कहता ना, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो आप आंसर कर सकते थे टांसले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहता मॉडर्न इकोसिस्टम किसने दिया, मॉडर्न इकोसिस्टम किसने दिया, इकोसिस्टम किसने दिया, तो आप आंसर कर सकते थे ओडियम। आपसे पूछा इकोलॉजी किसने दिया, तो इकोलॉजी जो है आपके किसने दिया है, ये आपके हैकल ने दिया है। और एल्टन जो थे इन्होंने पैरामिड को दिया था। ये हम कर चुके हैं इन सभी क्वेश्चंस को। इकोसिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस थे एक ही शॉट में, एक ही क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, द इन्वायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो कीड़ों और उनके इंसानों और पर्यावरण या अन्य जीवों से संबंध रखते हैं। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट देखिएगा, इंसेक्ट का मतलब होता है एंटो, एंट से बना है इंसेक्ट, जैसे आंट जो होती हैं आपकी मतलब जो आंट जो होती हैं, चिट्टी जो होती हैं, वो आपके कीट होते हैं। तो ऐसे याद रखो एंटोलॉजी, क्या भी एंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, हालांकि ऑर्निथोलॉजी हिंदी में पक्षी विज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम, बर्ड्स की स्टडी करते हैं। और यहाँ पर इथोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बिहेवियर की या फिर एनिमल्स बिहेवियर की, एनिमल ह्यूमन नहीं, इथो का मतलब एनिमल होता है, एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं हम, क्या भी आपके इथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है भाई, एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं आपके किस में भी, आपके इथोलॉजी में, ठीक है। अब माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, यहां पर दो वर्ड है, माइकोलॉजी फंगी की स्टडी है और फाइकोलॉजी जो है आपकी एल्गी की स्टडी है। यहां पर भी आपको याद रखना है, यहां पर माइकोलॉजी पूछा है तो माइकोलॉजी जो है आपकी किसकी स्टडी है, फंगी की स्टडी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी स्टडीज को जो है आपको याद रखना है, साइंस की स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर which deals with production, storages, processing and marketing of vegetables। तो मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स की बात की गई है। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस को नेगलेक्ट करते हैं। पोमोलॉजी जो होती है वो फ्रूट्स की स्टडी होती है, फ्रूट्स की जहां पर हम स्टडी करते हैं पोमोलॉजी कहलाती है। ओलियोकल्चर, रेसा या फिर सॉरी जो आपका क्या दिया गया ओलियो, एक है एग्रो, एग्रो जहां पर हम अनाज की स्टडी करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो मतलब जो मेनली अनाज जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और एक आपकी ओलियो, यहां पर कंफ्यूजन बनेगी इन दोनों में, एक मिनट रुकेगा। एपिकल्चर जो है बी, मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं। इन दो को काट दो, अब दो बचते हैं आपके पास, एक तो बचती है आपकी एग्रोनोमी और एक बचता है ओलिरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो होता है इसके अंदर हम सब्जियों की, वेजिटेबल्स की जो स्टडी करते हैं। एग्रो में जितनी भी कृषि आती है, मेनली फसल्स जो होती हैं उनकी स्टडी एग्रो में करते हैं, बट यहाँ पर ओलेरी कल्चर इज द राइट आंसर, ना कि एग्रो, ठीक है। एग्रो नहीं आएगा, मैं भी एग्रो की तरफ जा रहा था, लेकिन आप याद रखिएगा इसने क्वेश्चन पूछा है किससे, वेजिटेबल से। किनसे पूछा है, वेजिटेबल की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, ओलेरी कल्चर कहलाती है, ना कि एग्रोकल्चर। एग्रोनोमी नहीं, एग्रोनोमी आपकी फसल्स की जो है स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज इक्थायोलॉजी, देखिएगा इक्थायोलॉजी मैं आपको बता चुका हूं, ये जो इक वर्ड जो है ये आपके फिश के लिए आता है, फिशेस के लिए आता है। ये फिश की स्टडी जो है आपकी इक्थियोलॉजी कहलाती है। इक्थियोलॉजी जो है आपकी क्या है भी, स्टडी ऑफ फिश, जहां कहीं भी है आप कर देना स्टडी ऑफ फिश। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की, एंटोलॉजी इंसेक्ट्स की, ये हम कर चुके हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज एग्राफिया। एग्राफिया का मतलब क्या होता है, जहां पर एग्राफिया का मतलब होता है जहां पर हम लिखने की एबिलिटी खो देते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो यानी कि लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, यानी कि लिखने की एबिलिटी खो देना क्या कहलाती है। देखिए ग्राफिया, ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना, ए का मतलब ना लिखना, तो एग्राफिया का मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, यानी कि लिखने की एबिलिटी खो देना एग्राफिया कहलाता है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट देखिएगा, डैश इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसंट्रेटेड ऑन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेनली एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि महिलाओं से संबंधित। अब देखो यहां पर एक तो होती है गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइनोकोलॉजिस्ट मतलब महिलाओं की जो महिलाओं की जांच करती है, मेनली महिलाएं सेक्स ऑर्गन की, फीमेल सेक्स ऑर्गन की जांच करती है, उनको हम गाइनो कहते हैं। बट यहाँ पर बढ़िया बात तो ये है कि ऑप्शन में गाइनो है ही नहीं,
लेकिन एक बात याद रखिए, जहां पर प्रेगनेंसी की जिक्र आए ना, प्रेगनेंसी वाली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं जो केवल डील करती है प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी वूमेन को, या जो बच्चा बर्थ लेता है, नया न्यूबॉर्न में होता है, उसको डील करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं, प्रसूति विज्ञान बोलते हैं। देखा होगा आपने, मैटरनिटी वार्ड में गए होगे आप, मैटरनिटी वार्ड, तो वो जहां पर बच्चे जन्म लेते हैं, और वो जो डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। ये वर्ड पहले जो दाई होती थी ना, घरों में बच्चों को जन्म दिलाती थी, उनसे जो है ये लिया गया है, याद रखिएगा। यहां पर ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है जहां पर हम आई की स्टडी करते हैं, आंखों की स्टडी करते हैं। ऑन्कोलॉजी का मतलब जहां पर हम कैंसर की स्टडी करते हैं। और ऑर्थो, देखिएगा यहां पर एक बात याद रखिएगा, ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है विकलांगता, यानी कि हड्डी टूटी फूटी है, पैर मुड़ा हुआ है, ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं, उसको हम ऑर्थो, बोन से रिलेटेड है ऑर्थ। नेक्स्ट देखिएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ओहो सपनों की, मतलब ही ये सोता बड़ा बहुत ज्यादा है, सोता बहुत ज्यादा मतलब उसके सपने बहुत ज्यादा हैं, सपने बड़े हैं भाई इसलिए सोता हो, क्योंकि सपने इतने बड़े हैं कि कम नींद में काम नहीं चलता है। तो जिसके सपने बड़े होते हैं वो ज्यादा सोते हैं, लेकिन जो सपने बड़े करते हैं वो कम सोते हैं। बात याद रखना, आपको सपने बड़े रखने हैं या सपने बड़े करने हैं, वो फर्क है। ज्यादा सोओगे तो आपके बड़े सपने होंगे, सपने बड़े होंगे बस नींदों में, कम सोओगे तो आपके सपने बड़े पूरे होंगे, याद रखिएगा। मॉर्फोलॉजी, जब हम किसी भी एनिमल या प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एक यहां पर एंटोमोलॉजी, इनसे काटते रहो इनको, ये मॉर्फोलॉजी को काट दो, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट को काट दो। उसके बाद कालोलॉजी का मतलब ब्यूटी की स्टडी, जब हम करते हैं ब्यूटी की स्टडी हम करते हैं उसको हम कालोलॉजी कहते हैं। एक बचता है ओनेरोलॉजी, ओनेरोलॉजी जो है आपके ड्रीम्स की, सपनों की, ठीक है, सपनों की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ओनेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज वर्ड्स रेफर टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। डॉग के लिए रूट वर्ड है साइनो, जहां कहीं पर भी साइनो दिख जाए वहीं पर किसको ठोक दीजिएगा? आप अपने कुत्ते को ठोक दीजिएगा, ठीक है, बंदूक से मार दीजिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब आंसर लगा दीजिएगा। तो साइनोलॉजी, साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट है, चिरोपोडी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो चिरोपोडी, चिरोपोडी का मतलब होता है, पोडी का मतलब पैर और पैर का मतलब फिट, यानी कि फिट या पैर का पंजे की जहां पर हम स्टडी करते हैं उसको हम चिरोपोडी बोलते हैं, ठीक है, चिरोपोडी। रूट वर्ड बता रहा हूं आपको, किडनी, किडनी का रूट वर्ड होता है नेफ्रो, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन, किडनी की स्टडी, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी का डॉक्टर। लंग्स के लिए रूट वर्ड बहुत ही मजाक वाला है जिसका हम कहते हैं पल, जहां कहीं भी पल दिखे वहीं पर लंग को आंसर कर देना। पल पल तेरी याद सताए और फेफड़ा फड़फड़ाए, फेफड़ा, लंग्स, पल पल तेरी याद सताए, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी, जहां कहीं भी दिखे लंग्स को। पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग का डॉक्टर। पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स की आर्टरी। पल्मोनरी वेन, लंग्स की वेन। प्लूरा, जो लंग्स के चारों तरफ जो आपकी लेयर होती है उसको हम प्लूरा बोलते हैं। तो जहां कहीं पल दिखे वहीं लंग्स को कर दो। लीवर का रूट वर्ड है हेप्ट, तो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस मिसलेनियस आ गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब लगभग बायोलॉजी का सेगमेंट जो है खत्म होने पर है, 6500 प्लस जो है खत्म होने पर है। मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स जूस, मतलब आप ये कह सकते हो मिक्सचर जूसर ले आए हैं, रियल का मिक्स जूस जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अब, और देखेंगे क्वेश्चंस को मिक्स, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं है, डायरेक्ट मिक्स चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए मिक्स का, विच प्लांट इज कंसिडर्ड एज नॉक्सियस वीड दैट हैज ए केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेडेटर्स। यानी कि किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है।
यानी कि ऐसे प्लांट होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं ताकि कोई उनको खा ना सके। भाई प्लांट है तो जानवर वानवर खा जाएंगे, बट ये ऐसे प्लांट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, अगर इनको कोई खाएगा तो मर जाएगा, मतलब इनके पास भी कोई नहीं फटकता क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, उनको हम बोलते हैं कैलोट्रोपिस। क्या होता है वो? कैलोट्रोपिक्स प्लांट होता है जो वे किस पौधे का, मतलब जो उस पौधे का नाम है कैलोट्रोपिक। कैलोट्रोपिक इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, एज ए फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, और इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the soluble fibers found in fruits is used as a thickener in cooking and baking? फलों में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में थिकनर के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, थिकनर के लिए यूज किया जाता है। थिकनर का मतलब फूड को गाढ़ा करने के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है, तो उसका नाम होता है पैक्टीन। क्या होता है? पैक्टीन। सबसे पहले तो पैक्टीन फ्रूट्स में पाया जाता है, पैक्टीन। सेलुलोज प्लांट्स में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, पैक्टीन। इसको भी फैक्ट के रूप में याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा कि वो फाइबर जो फ्रूट्स में पाया जाता है, जो आपके मतलब कुकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको थिक करता है। थिन नहीं, थिक मतलब गाढ़ा करता है, मोटा करता है, पतला नहीं करता, याद रखिएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी जो है गलत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रोटीन अमीनो एसिड, यानी कि ये कहां से क्वेश्चन है? अमीनो एसिड से क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है अमीनो एसिड से कौन बना होता है? प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो एसिड से होता है। अमीनो एसिड से होता है। मेनली अमीनो एसिड की संख्या जो होती है वो 20 होती है, लेकिन 2 और डिस्कवर हो चुकी हैं तो 22 होती है। अब अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हों 20 और 22, तो 22 को आंसर करना है। वैसे ऑप्शन में 22 कभी नहीं मिलता, तो 20 ही अमीनो एसिड जो है पाए जाते हैं। अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग जो है काम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है गलत है। पहला देखिएगा, एस्टिडीन इज एन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड एंड वर्क्स टुगेदर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। बिल्कुल भाई, आपका जो एस्टिडीन जो है वो आपकी टिश्यू की ग्रोथ और रिकवरी करने में सहायता करता है, ये बिल्कुल ठीक है। एस्टिडीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, बिल्कुल। रिपेयर ऑफ डैमेज ऑफ टिश्यू मेकिंग द ब्लड सेल्स को भी बनाता है, ग्रोथ भी करता है, टिश्यू को रिपेयर भी करता है और ब्लड सेल्स को भी बनाता है, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। वेलिन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल भाई वेलिन एसेंशियल है भाई, ठीक है। एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, नहीं भी, हालांकि कुछ सिंथेसाइज कर लिया जाता है लेकिन बाहर से भी लेना पड़ता है, ये गलत है भी, ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों फैक्ट से गलत है, तो आपका राइट आंसर वेलिन ही होगा, ठीक है। और भी देख लेना, लाइसिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल ग्रोथ एंड मसल टर्नओवर, यानी कि मांसपेशियों के टर्नओवर में जो है सहायता करती है आपका जो है लाइसिन। वैसे आपको दिख रहा है जो आपका वेलिन जो होगा ये गलत होगा, इसमें फॉल्स ही बताना है कौन सा गलत है, तो फॉल्स जो आपका कौन है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो बुनियादी आवश्यकता जो है इसमें पूछी गई है, इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, सोइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म, जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक बात बताओ भी, किसी भी परिस्थिति को बनाने के लिए सबसे जरूरी कौन है? अब हम किसके ऊपर डिपेंड है? पौधों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, हर चीज प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्लांट किसके ऊपर डिपेंड है? सन के ऊपर, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी किसके ऊपर डिपेंड है? सन। अब देखो ये सन से कौन? पौधे एनर्जी लेते हैं 1%, पौधों से मान के चलो हिरण खाता है, हिरण को मान को चलो लोमड़ी खाती है। मैं टॉपिक लेवल बना रहा हूं, एक ही बनाता हूं बार बार समझाने के लिए, और लोमड़ी को शेर खा रहा है, ये एक इकोसिस्टम है, ये फूड चेन है। अब देखो शेर खा तो लोमड़ी को रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सन के ऊपर, क्योंकि सन नहीं होगा तो मान के चलो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होगा तो हिरण नहीं होगा, हिरण नहीं होगा तो लोमड़ी नहीं होगी, अब लोमड़ी नहीं होगा तो शेर किसको खा लेगा? सिंपल सी बात है। यानी कि कहीं ना कहीं हर चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? सन के ऊपर डिपेंड करती है, ये बात आप याद रखिएगा। इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती है आपकी हर चीज, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोसिस्टम, या फिर हर चीज की जो सबसे जरूरी चीज जो वो कौन है? इकोसिस्टम की जो है सन है। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर जो है आप सभी को पता होगा ह्यूमन जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, फिक्स रखता है। और कितना रखता है, 37 डिग्री सेल्सियस रखता है, 310 कैलोरी रखता है, और 98.6 जो है आपके फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट रखता है। इन सभी वैल्यूज को आप याद रखिएगा। बॉडी का टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर, ठीक है। शरीर का टेम्परेचर ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन कम होने पर व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी भी, ये याद रखना, ठीक है। तो 37 जो है एक एवरेज टेम्परेचर होता है बॉडी का। ये सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इन बायोलॉजी द टर्म आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम बाहर निकाल लिया जाता है, और बाहर ही टेस्ट ट्यूब भी जिसको हम बोलते हैं, बाहर ही उसको फर्टिलाइज कर लिया जाता है। उसके बाद जो है फीमेल के यूटेरस के अंदर जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। क्या करते हैं, मेल का जो है स्पर्म और फीमेल का ओवम बाहर, ओवरी में नहीं, बाहर ही जो है उसको क्या कर लेंगे, बाहर ही उसको फर्टिलाइज कर लेंगे। और जो ये जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट को किसके अंदर जो मतलब फीमेल का जो पार्ट होता है जहां पर बेबी जो है डेवलप होता है, उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। यूटेरस में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आईवीएफ। टेस्ट ट्यूब बेबी इसी के थ्रू होते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर कौन सा है, तीसरे लेवल का कंज्यूमर कौन सा है। प्राइमरी, देखो भाई मैं आपको बता चुका हूं, प्राइमरी कौन से होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं मांसाहारी होते हैं, टर्शियरी कौन होते हैं, टॉप मांसाहारी होते हैं, यानी कि मांसाहारी को भी खाते हैं। अब देखो घास जो है ये तो आपका प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है ही नहीं, ठीक है। टिड्डे, ग्रास ऊपर क्या होते हैं, घास को खाते हैं, तो ये आपके जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, पहले नंबर पर खाते हैं। अब टिड्डों को मान के चलो मेंढक ने खा लिया, तो ये मेंढक कैसे हो गए, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। अब मेंढक को सांप खा लेते हैं, तो ये आपके टर्शियरी कंज्यूमर हो गए, तो इसका टर्शियरी कंज्यूमर ये हो गया, ठीक है। ये एक और फूड चेन बनती है, देख लीजिएगा। फूड चेन का सबसे पहले ग्रास आता है। ग्रास को कौन खाते हैं, ग्रास ऊपर खाते हैं, ग्रास ऊपर खाते हैं, यानी कि टिड्डे जिसको हम बोलते हैं। टिड्डों को कौन खाता है, मेंढक खाता है, फ्रॉग खाता है, और फ्रॉग को कौन खा लेगा, स्नेक खा लेगा। ये आपका जो है एक फूड चेन बन के आती है। ये आपका कंज्यूमर, ये आपका प्रोड्यूसर है, ये आपका कंज्यूमर है, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, एक मिनट रुकिएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शियरी कंज्यूमर। ये टॉपिक लेवल 1 2 3 4 ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ग्रास सन से एनर्जी लेता है, ये सभी 10% के लॉ से चलते हैं, और सन जो है 1% के लॉ से चलता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ सब चीजें। तो क्या आंसर होगा, स्नेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। तो सभी को पता है न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के ऊपर जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। 23 पेयर होते हैं, 23 मेल और 23 फीमेल के होते हैं। 23 इज द राइट आंसर। हाँ, इससे अगर ये क्वेश्चन पूछे टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। और क्रोमोसोम्स के भी दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो होते हैं 44, 22 होते हैं, 22 होते हैं। इनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम। अगर पेयर में पूछे ऑटोसोम पेयर में कितने होते हैं, तो 22 में होते हैं। टोटल पूछे तो 44 होते हैं। और दूसरे होते हैं एलोसोम, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, टोटल एलोसोम कितने होते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम गड़बड़ कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। एलोसोम पूछे तो 2 बताना है। एलोसोम का दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम है। एलोसोम का दूसरा नाम जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश परसेंट कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप ऑफ फूड चेन एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थ की मात्रा के औसत मान के रूप में डैश प्रतिशत को लिया जा सकता है।
तो मैं बता चुका हूँ, फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल में हम जो है 10% एनर्जी नियम का प्रयोग करते हैं। 10% एनर्जी ला इसको हम बोलते हैं, एनर्जी ला इसको बोलते हैं। और ये किसने दिया था? लिंडेमैन ने दिया था। लिंडेमैन नाम के व्यक्ति ने जो है इसको दिया था। किसी ने कहा था कि हर ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है भी, तो इसको याद रखिएगा, ये 10% का लॉ है। सन से नहीं भी, सन से 1% मिलता केवल, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सीवेज। तो सीवेज के अंदर एक कार्बनिक अशुद्धि कौन सी है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट तो कार्बनिक है ही नहीं। नाइट्रेट, मेटल, ये मेटल भी कार्बनिक नहीं है, ये तो कार्बनिक ही नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन का जो आपका फेसिस जो होता है, मल जो होता है, ये आपका क्या है भी, ये आपका जो है ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है। ऑर्गेनिक का मतलब ही वे कंपाउंड जो कार्बन से बने हैं। तो फॉस्फेट से बना है, नाइट्रेट नाइट्रोजन से बना है, मेटल से बनी है, तो कार्बन से आपका केवल यही बना है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर्स बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर्स। इसने कहा कि आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय करती है, उनको हम कहते हैं एगोनिस्ट। क्या कहते हैं? एगोनिस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट आपको फैक्ट में याद रखना है। ठीक है, दुआओं में याद रखना है, ज्यादा इसके ऊपर जो है आपको साइंस, रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, what do you call the drugs that bind to the receptor site and inhibit its natural function। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ये डायरेक्ट ड्रग्स हैं, डायरेक्ट ही याद रखनी है, कुछ इसमें आपको फिर जो है रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं करना है। ग्राही की सतह को आप, ग्राही का मतलब कोई चीज मैं इसे टच कर रहा हूं, ये ग्राही है, रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स को करती हैं, उनको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और यहां पर क्या कर रही थी? नेचुरल मैसेज स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, रिसेप्टर्स को करते हैं, उनको एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज एन organized group of activities which consists of all the following except। यानी कि बीमारी के दौरान जो है हम बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हैं, एक को छोड़कर। तो वो एक कौन सी है? क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला देखिएगा, असेसिंग फिजिकोलॉजिकल स्ट्रेस, तनाव को आकलन करना। नहीं भाई, हम पोषण की देखभाल कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू देख रहे हैं, ना कि हम स्ट्रेस को देख रहे हैं। इसी को काटो इसको। न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको देखना है, बिल्कुल देखना है। उसके बाद प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस टू मीट द न्यूट्रिशन नीड, बिल्कुल भी किसकी कितनी जितनी जरूरत है उसको देखते हैं। पोषण संबंधी सब समस्याओं का निदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसने पूछा क्या? 3 ठीक हो गए ये तो। अच्छा, इसने पूछा है एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? तो ए को छोड़कर हर चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप न्यूट्रिएंट वैल्यू को, मतलब जो है न्यूट्रिशनल केयर कर रहे हैं किसी भी बीमारी के दौरान, किसी भी इलनेस के दौरान। तो ये था भाई आज का अपना कार्यक्रम। एक जो है 550 क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन चले हैं, बड़े दमदार और मजेदार क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। चाहेंगे जाने की अनुमति तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।